विशेष सामान्य के विपरीत विशेष है, जो कि प्रत्येक द्रव्य से प्रत्येक द्रव्य का भेद डिस्टिंक्शन करता है। जैसे कि उपयुक्त उदाहरण में मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी द्रव्य हैं और सभी जीवधारी हैं, किंतु ये सभी अपने कर्म, गुण, स्वरूप, आकृति आदि के आधार पर अलग अलग हैं। किसी द्रव्य की पहचान अथवा जानकारी के लिए सामान्य तथा विशेष दोनों ही पूरक बलों के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें विलोम शब्द नहीं समझना चाहिए। एक्यूपेंचर चिकित्सा में कोई भी रोग हो अथवा रोग का कारण तथा शरीर हो अथवा शरीर के अंग, इन सभी के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक द्रव्य तत्व का सामान्य विशेष के माध्यम से वर्गीकरण करके उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना अपेक्षित होता है। उदाहरण के लिए किसी रोगी को चक्कर आ रहे हैं। चक्कर वर्टिगो के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि खून की कमी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, निद्रा नाश, स्लीप लॉस और स्लीप डिसऑर्डर, मस्तिष्क के रोग, ब्रेन डिसऑर्डर्स अथवा किसी उत्तक टिश्यू की कमी तथा क्षरण, डीजेनरेशन। सभी प्रकार के चक्रों में रोग लक्षण लगभग सामान्य होते हैं, परंतु निदान एवं उपचार के लिए इसका वैशेषिक विश्लेषण, स्पेसिफिक डिजीज एनालिसिस आवश्यक है। द्रव्यों के 20 वैशेषिक गुण। एक, गुरु। सेकंड, लघु, सूक्ष्म, स्थूल, बड़ा। फिफ्थ, रूक्ष, रूखा, स्निग्ध, गीलापन, खर, खुरदरा, श्लक्षण, चिकना, सर, चलायमान और स्थिर, रुका। मृदु, मुलायम, कठिन, कठोर, विशद, स्पष्ट, पिच्छल, चिपचिपा, उष्ण, गर्म, शीत, ठंडा, तीक्ष्ण, तेज, मंद, धीमा, द्रव, तरल, सांद्र, घना। और द्रव्यों के सामान्य 10 गुण। युक्ति, उपाय, पृथक, अलग करना, पर, दूर, अपर, पास, संयोग, जोड़ना, विभाग, तोड़ना, संख्या, आवृत्ति, परिमाप, नाप अथवा मात्रा, अभ्यास, प्रयास, संस्कार, स्वभाव। प्रत्येक द्रव्य के सामान्य एवं विशेष गुणों एवं कर्म के आधार पर उनकी पहचान करके समतुल्य शरीर, अवयव, अंग, उपांग आदि जो कि रोग के अधिकरण है के विषय में मीमांसा तथा निदान करके उपचार करना सहज एवं प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक उपचार पद्धतियों में से आयुर्वेद में प्रतिपादित सिद्धांत निदान एवं उपचार के दृष्टिकोण से अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत हैं। अतः द्रव के प्रत्येक गुण एवं कर्म को निदान एवं उपचार का आधार बनाया गया है। इस पुस्तक के निदान भाग में गुणों एवं कर्मों के आधार पर रोग की मीमांसा तथा उपचार के लिए प्रयोग करने के विषय में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त 20 वैशेषिक तथा 10 सामान्य गुण शब्दों के रूप में अत्यंत साधारण प्रतीत होते हैं, किंतु इनके आधार पर उपयोग एवं उपचार कितना प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है, ये रोग प्रकरण से स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में रोग के भेद भी अनंत हैं और उसके कारण भी अनंत हैं, किंतु सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके सूक्ष्म के आधार पर स्थूल की कल्पना एवं उसके संबंध में ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। रोग के कारणों को जानने के लिए उसके अधिकरण, काल तथा युक्ति की भी जानकारी आवश्यक है। किसी भी द्रव्य की उपयोगिता तथा उसकी क्रियाशीलता पर आधारित है। क्रियाशीलता ही ऊर्जा है, जो कि हर द्रव्य में अनेक प्रकार से अव्यक्त तथा अपृथक रूप से विद्यमान होती है। आयुर्वेद में इसी अपृथक भाव को संबंधित द्रव्य महाभूत की ऊर्जा कह सकते हैं, जो कि द्रव्य में उसके गुण और कर्म के रूप में विद्यमान होती है और उस द्रव्य की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होती है। रोग का कारण भाव और अभाव होता है। रोग को ही आयुर्वेद में दुख कहा गया है। वास्तव में दुख का अभाव ही सुख है, जो कि सुंदर स्वास्थ्य का सूचक है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की ऊर्जा का भाव उसके शरीर के स्वास्थ्य तथा उसका भाव अथवा अतिभाव ही उसके रोग को प्रकट करता है। आगे करना है मैडम? अभी ये तो समझ में आ गया ना सबको, समझ आने की जरूरत है। गुण, गुण हो ही गए। हाँ ये तो समझाने की जरूरत है इसको।
नहीं, ठीक है ये मैडम। सभी जो गुण है वैशेषिक, अभी इसका भी, गुणों का भी उन्होंने सामान्य और विशेष इस तरह से सामान्य और विशेष ऐसा उल्लेख किया हुआ है। गुणों के दो प्रकार बताए गए हैं। सामान्य यानी जो सामान्य होता है, सबके लिए होता है, सब वो सामान्य होता है। और विशेष, विशेष विशेष है। एक एखादा अभी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो सभी सामान्य है, लेकिन एक एखादा रहता है जो कि किसी काम में अलग सा होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? विशेष कहेंगे। तो इस तरह से सामान्य और विशेष ऐसे करके उन्होंने ये दो प्रकार बनाए हुए हैं। तो इसमें अभी एक्सप्लेनेशन है। एकत्व, एकता समानता कारक होता है। एकत्व जो है वो समानता कारक होता है, और विशेष जो है पृथकत्व यानी भेद बुद्धि कारक होता है। विशेष वाला जो होगा वो भेद भेद करेगा, भेद बुद्धि कारक होगा। बाकी तो सभी एक है, लेकिन वो जो विशेष होगा वो बुद्धि, भेद बुद्धि कारक होगा। उसने भेद कर दिया, सामान्य से वो अलग हो गया, तो इसका उसका मतलब क्या हो गया? उसने भेद कर दिया, तो वो विशेष हो गया। सामान्य मतलब एकत्व और विशेष मतलब पृथकत्व। अभी गेहूं के ढेर में थोड़े से गेहूं हम डाल दिए, गेहूं का ढेर है, बहुत सारा गेहूं गेहूं का ढेर है, और उसमें हमने थोड़े से बीज डाल दिए, तो वो बीज मिक्स हो जाने के बाद हम उसको अलग कर पाएंगे क्या? नहीं, नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो उसमें मिक्स हो गए, एक जैसे हो गए, समान हो गए। तो ये क्या हो गया? एकत्व हो गए, वो समान हो गए। लेकिन अगर उसमें हम दूसरे किसी दूसरे टाइप के बीज डालेंगे, तो हम उसको निकाल सकते हैं, वो विशेष होंगे। तो ये सामान्य और विशेष, जैसे कि और उन्होंने उदाहरण किसका दिया हुआ है? हाँ, रोगी को अगर चक्कर आते हैं, अब चक्कर आने के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। किसी को वर्टिगो के कारण चक्कर आएगा, नेक अपने क्या बोलते हैं, गले में कुछ फटिग्स हो गए तो वर्टिगो के कारण चक्कर आते हैं। खून की कमी हो जाए, एनीमा हो जाए तो चक्कर आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो भी चक्कर आते हैं। निद्रा नाश हो गया, अगर कोई बहुत दिनों तक सोया नहीं है, निद्रा नाश हो रहा है उसका, तो भी उसी को चक्कर आएगा। मस्तिष्क में कुछ रोग हो गया तो भी उसे चक्कर आएंगे। किसी ऊतक, टिश्यू टिश्यू की कमी तथा क्षरण डिजेनरेशन हो रहा है, सभी प्रकार के चक्करों में रोग का लक्षण लगभग सामान्य होता है। क्या है? उसको चक्कर आ रहे हैं, ये रोग का लक्षण है कि उसके सर में दर्द हो रहा है। उसके लक्षण जो होंगे चक्कर आने के बाद, जो जो लक्षण होते हैं वो तो सेम ही होंगे, परंतु निदान जो हमें करना है, निदान एवं उपचार के लिए उसका वैशेषिक विश्लेषण करना आवश्यक है। अभी हमें यहाँ पे देखना होगा, अभी विशेष विशेष क्या है उसमें, वो यहाँ पे हमें जानना है। चक्कर तो आ रहे हैं, चक्कर के सभी लक्षण उसमें होंगे, लेकिन अभी चक्कर किस कारण से आ रहा है, उसका विशेष कारण क्या है, वो हम ढूंढेंगे, और फिर उससे हम ट्रीट करेंगे। तो इस तरह से अब ये वैशेषिक गुण कौन कौन से हैं? तो कोई गुरु भारी होगा, सूक्ष्म होगा, कोई छोटा होगा, लघु होगा, स्थूल होगा, रुक्ष होगा, स्निग्ध होगा, गीलापन होगा, खरखरा। अभी इसके इसके हिसाब से ये जो वैशेषिक गुण दिए हुए हैं 20, ये 20 गुण हमें देखने पड़ेंगे। ये अभी तो यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ चक्कर का ये एग्जाम्पल दिया है। अम, तो हमें किसी भी डिसीज को, किसी भी रोग को देखेंगे तो उसके इतने 20 गुणों में से हमें देखना होगा कि वो शीत ठंडा है, तीक्ष्ण है, तेज है, मंद है, अ, उसका द्रव कैसा है, तरल है, सांद्र है,
स्थिर है क्या, रुका हुआ है क्या, चिकना है क्या, उसकी स्किन खरदुरी है क्या, खुरदुरा है क्या, ये सब हमें सभी गुण, वैशेषिक गुण हमें उसके देखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अभी सामान्य गुण क्या होते हैं, तो अभी ये द्रव्यों के सामान्य गुण, युक्ति, उपाय, पर, दूर, संयोग, जोड़ना, संख्या, अ, संख्या, अभ्यास, पृथकत्व, अपर, विभाग, परिमाप और संस्कार, ये उसके द्रव्यों के सामान्य गुण है। ये वैशेषिक गुण हो गए ऊपर के। लेकिन अगर हमने 5 द्रव्य लिए तो 5 द्रव्य के ये सामान्य गुण है, ये सभी में है, आकाश में भी है, वायु में भी है, फायर में भी है, वाटर में भी है और अर्थ में भी है। ये ये पांचों द्रव्यों में ये सामान्य गुण है, युक्ति, पर, पृथकत्व, अपर, संयोग, विभाग, संख्या, परिमाप, अभ्यास और संस्कार, ये ये सभी पांचों के इसमें सामान्य गुण हो गई है। लेकिन वैशेषिक गुण ये हर एक द्रव्य के अलग अलग होंगे। ये वैशेषिक गुण और ये सामान्य गुण है। अभी इसके हिसाब से हमें वो पढ़ाई करनी है। अभी बहुत सारा पढ़ना है हमें। तो अभी ये 20 गुण हमें एक एक करके समझ लेने हैं। हमें तो पढ़ना ही होगा, पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा एक एक लाइन में क्या दिया हुआ है। तो अभी ये 20वां है, वैशेषिक गुणों की व्याख्या। अब ये गुरु, लघु, ये पूरे 20 के 20 पढ़ने हैं। चलो पढ़ो। गुरु, नंबर 1, लघु। हाँ। वैशेषिक, गुरु एवं लघु। प्रत्येक द्रव्य का मूल्यांकन उसके हल्केपन तथा गुरुता के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया जो द्रव्य देखने में पतले अथवा मोटे लगते हैं, उन्हें क्रमशः हल्के एवं भारी की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में यहाँ पर ये गुण हल्के एवं भारी के मापदंड नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक गुण के अंतर्निहित हल्केपन एवं भारीपन से तात्पर्य है। जैसे चीनी का एक दाना और एक काली मिर्च का अंश अपने गुणों के कारण क्रमशः भारी और हल्के कहलाते हैं। अतः गुरु भोजन द्रव्यों के सेवन से शरीर में गुड़ता अथवा भारीपन आता है तथा हल्के द्रव्यों के सेवन से कृशता आती है। दूसरे दृष्टिकोण से जो अव्यक्त है, जैसे घर में पिता और पुत्र का संबंध क्रमशः गुरु एवं लाघव का घोतक है। भूमि और ज्ञान क्रमशः लघु एवं गुरु हैं। भैंस एवं अकल क्रमशः लघु एवं गुरु हैं। अतः इन मापदंडों से अंतर्निहित गुणों के आधार पर किसी द्रव्य के लाघव एवं गुरु का उपचार करना भौतिक एवं पराभौतिक उपचार है। जितना उपचार मोटे शरीर के लिए आवश्यक है, उतना ही मोटी अकल के लिए भी अपेक्षित है। अतः एक्यूप्रेशर में दोनों का ही उपचार संभव है। नंबर 2, सर और स्थिर। प्रत्येक वस्तु में सरत्व, मोशन तथा स्थिरता, स्टेबिलिटी के रूप में अंतर्निहित गुण अनेक प्रकार से पहचाने जा सकते हैं। वास्तव में सरत्व चेतना प्रकट करता है और स्थिरत्व जड़त्व, किंतु दूसरे रूप में मस्तिष्क तथा इंद्रियों की चंचलता व चपलता मस्तिष्क की मानसिक स्थिति का द्योतक है। वायु में गति सरत्व की प्रधानता होती है और पार्थिव में स्थिरता की प्रधानता होती है, जबकि अग्नि में आंशिक रूप से हाँ जी मैम। नहीं नहीं, सॉरी सर, पढ़ो। कोई जबकि अग्नि में आंशिक रूप से सरता और जल में आंशिक रूप से स्थिरता होती है। इन गुणों के आधार पर उपचार विशिष्ट प्रकार से संभव है। जैसे शरीर में विद्यमान प्रत्येक द्रव्य की गति कम या अधिक होने पर रोग की विकृति का सूचक है। रक्त संचार की गति मंथर अथवा अधिक हो जाने पर गंभीर रोग लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जबकि उल्टी और दस्त में मल की गति को स्थिर करना ही उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है। इन गुणों के आधार पर ही गंभीर रोगों का उपचार सहज ढंग से किया जा सकता है। मानव शरीर तथा प्रत्येक जोड़ ऊतकों की गतिशीलता सरत्व पर आधारित है। बैठना लेटना स्थिरता पर आधारित है। यदि बैठने और लेटने में सिर हाथ पैर आदि कोई भी अंग हिलता हो तो यह रोग का सूचक है। चलने पर यदि पांव आगे ना बढ़े तो यह भी रोग का सूचक है। आंख की पलक या पुतली, श्वास के प्रकार में सरत्व का अभाव व स्थिरता का अभाव
उत्पन्न होने पर गंभीर रोग का सूचक है। शरीर में अनेक नलिका विहीन तथा नलिका युक्त ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले जीवन द्रव्य हार्मोन्स रक्त के प्रवाह के साथ गतिमान होते हैं। प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया के कारण रोगों का प्रादुर्भाव होता है, जिनका उपचार अन्य उपचार पद्धतियों की तुलना में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से आशुकारी व परिणाम मूलक है। शीत एवं उष्ण। चाइनीज एक्यूपेंचर में प्रत्येक तत्व की शीतलता एवं उष्णता के आधार पर उपचार के 8 मौलिक सिद्धांत में से 2 मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। ये 20 में से 2 गुणों के रूप में बताए गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी द्रव्य की पहचान क्लिनिकल रिपोर्ट में अम्लीय, एसिडिक तथा क्षारीय, एल्कलाइन के रूप में बताई जाती है, जो परोक्ष रूप से शीत और उष्ण गुणों का ही रूप है। प्रत्येक हार्मोन तथा एंजाइम प्रधानता उष्ण द्रव्य माने गए हैं तथा इनमें भी कुछ एंजाइम्स जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस को शीत प्रकृति का होने के कारण शीत की श्रेणी में रखा गया है। प्रत्येक प्रकार के क्षारों का गुण शीत होता है। ये दोनों गुण यद्यपि प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान होते हैं तथा प्रधानता के आधार पर ही किसी द्रव्य को उष्ण तथा शीत कहा गया है। प्रत्येक गुण के द्वंद्व एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी इकाई के 2 घटकों में संतुलन तथा समस्थापन इन दोनों के द्वारा ही संभव है। ये गुण भी प्रत्येक द्रव्य में व्यक्त तथा एवं व्यक्त रूप से विद्यमान है। मुख, गहवार, ओरल कैविटी तथा आमाशय में स्रावित होने वाले स्राव उष्ण कहलाते हैं, जबकि छोटी आंत में उत्पन्न होने वाले स्राव अपेक्षाकृत शीत तथा यकृत से संभावित द्रव्य तटस्थ प्रकृति के होते हैं। टेम्परामेंट में शीत गुण तो व्यवहार में गर्म जोशी अपेक्षित होती है। अतः टेम्परामेंट में शीत तथा व्यवहार में शिथिलता अथवा शीतलता दूर करने की आवश्यकता होती है। बात बात में गुस्सा करना और अंत में गुस्सैल व क्रोधी स्वभाव घोषित करके उससे डरना, स्त्री पुरुष के आपसी संबंध में शीतलता होना रोग का सूचक है। और इस प्रकार के रोगों का उपचार आयुर्वेदिक एक्यूपेंचर से इन गुणों के आधार पर संभव है। इस प्रकार भौतिक तथा प्राभौतिक दोनों ही प्रकार का उपचार किया जा रहा। फोर्थ, स्निग्ध अथवा रुक्ष। ये दोनों ही गुण भौतिक तथा प्राभौतिक दोनों ही रूप में उपचार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सामान्य रूप से त्वचा का स्पर्श करके ही स्निग्धता व रुक्षता का अनुमान लगाया जा सकता है तथा सामान्य से अधिक होने पर यह रोग का सूचक होती है। प्राभौतिक स्तर पर प्राय स्पष्ट व्यक्ता को रुक्ष तथा चापलूस व्यक्ति को स्निग्ध की संज्ञा दी जाती है। जोड़ों में विद्यमान द्रव सैनोवियल फ्लूइड स्निग्ध की श्रेणी में आता है। जब इसकी स्निग्धता प्रभावित होती है तो जोड़ों में खटखट की आवाज आने लगती है। पूरे पाचन तंत्र में म्यूकल द्रव्य का स्राव होता है, जो कि भोजन को सरकाने के लिए आवश्यक होता है। इसकी स्निग्धता की अतिशयता मल में म्यूकस के रूप में परिलक्षित होती है। इसके अभाव में रुक्षता पैदा होती है, जिससे आवाज होती है, मल सूखने लगता है, आंतों में गुड़गुड़ाहट होने लगती है तथा कब्ज कॉन्स्टिपेशन के लक्षण प्रकट होते हैं। खर, श्लक्षण। ये दोनों गुण किसी भी द्रव्य में चिकनाहट एवं खुरदरापन पैदा कर देते हैं। श्लक्षण गुण चिकनाहट से संबंधित हैं और ये प्रतिघात को समाप्त कर देता है। जैसे सतुआ और जल मिलकर निगरण योग्य हो जाता है और वह द्रव्य श्लक्षण कहलाता है। भीगा हुआ आटा जब उसमें खरता बढ़ जाती है तो उससे रोटी नहीं बन पाती। इसी प्रकार मुखमंडल में कील या मुहासे इसे रुक्ष बना देते हैं। समझौतावादी कॉम्प्रोमाइजिंग व्यक्ति को फिसलने वाला नहीं कहते हैं। यह विचारों में अप्रतिघात श्लक्षण गुण के कारण ही है। इनका वैषम्य मनुष्य को चिड़चिड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग बनाता है। इसी खरता के कारण ही हड्डी में टेढ़ापन या व्यवहार में टेढ़ापन आता है। तीव्र मंद। द्रव्य तीव्र एवं मंद भेद से उग्र एवं सौम्य के रूप में जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक अम्लीय द्रव्य प्रतिक्रिया में तीव्र तथा उग्र होता है तथा क्षारीय द्रव्य रासायनिक क्रिया को मंद कर देता है। विशेष रूप से आग्नेय द्रव्यों के लिए तीव्र मंद गुणों का परीक्षण आवश्यक है। उसी के अनुसार निदान एवं उपचार अपेक्षित होता है। जैव रसायनों की उग्रता के कारण ही त्वचा में प्राय खुजली की उग्रता इस सीमा तक होती है कि खुजलाते खुजलाते हाल बेहाल हो जाता है और खून बहने लगता है। इसके लिए प्रत्येक क्रिया को मंद करना आवश्यक होता है, जिसके लिए रसायनों की उग्रता घटाने के लिए संबंधित स्रोत में अग्नि को घटाना
तथा जल के बिंदु को बढ़ाकर आग्नेय द्रव्य की तीव्रता को मंद किया जाता है तथा जल के माध्यम से मंद और अधिक हो जाने से उपचार प्रभावशाली हो जाता है। मैम सूक्ष्म बहुत एवं थक गई हो तो दूसरा कोई पढ़ हाँ ले। हाँ, को थक गई हो, हाँ, तो किसी और को बोलना, हाँ, जरूर। ठीक है। लीना कोई, मैम, मिर्जा मैम को अलाउ कर दो 1 मिनट। हाँ हाँ, मैं किया पढ़ लेती किया हूँ मैम। किया किया। आ गई निर्जा? जी आ गई, हाँ थैंक हाँ यू। हाँ हाँ। कौन, आभा जी पढ़ेंगे? पढ़ देती हूँ। हाँ हाँ सूक्ष्म स्थूल, यहीं से पढ़ना है। हाँ 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 हाँ, जी। कुछ नहीं। सूक्ष्म और स्थूल द्रव्य के अत्यंत महत्वपूर्ण गुण हैं। प्रत्येक द्रव्य सूक्ष्म और स्थूल दोनों का समवाय है। उनके अंतर्निहित सूक्ष्म एवं स्थूल गुणों को पहचान कर आवश्यकता अनुसार सूक्ष्म स्थूल का निदान करके उपचार तदनुसार किया जाना अपेक्षित होता है। प्रत्येक द्रव्य की पहचान उसके स्वरूप और क्रियाशीलता के आधार पर होती है। शरीर स्थूल है तो आत्मा सूक्ष्म। आत्मा प्रत्येक द्रव्य में चैतन्यता का कारण होती है। उदाहरण के लिए आकाश का प्रसार एवं स्वरूप व्यापक होने के कारण इसमें चैतन्यता सूक्ष्म रूप में विद्यमान होती है। भौतिक स्थूल है तथा पराभौतिक सूक्ष्म। जब हमें त्वचा के रोग का उपचार करना है तो आकाश के भौतिक स्वरूप का उपचार करना होगा तथा आकाश के पराभौतिक स्वरूप का उपचार यदि करना है तो आकाश महाभूत के गुण और लक्षणों के आधार पर करना होगा। पिच्छिल विशद। आयुर्वेदिक मत के अनुसार प्रत्येक द्रव्य सामान्य रूप से पिच्छिल एवं विशद गुणों से युक्त होता है, किंतु जल एवं पार्थिव में विशेष रूप से इन गुणों की प्रधानता परिलक्षित होती है। प्रत्येक छिद्र से स्रवित होने वाले स्राव पिच्छिल एवं विशद गुण वाले होते हैं। पिच्छिल का मीनिंग क्या है मैम? चिपचिपा, स्टिकी, स्टिकी और ट्रांसपेरेंट, चिपचिपा, हाँ, स्टिकी स्टिकी। स्टिकी। जैसे नाक से छींक के दौरान जल युक्त छींकें स्वस्थ व्यक्ति की सूचक हैं। छींकों की संख्या सामान्य से कम अधिक होने पर रोगों की सूचक है। सामान्य रूप से व्यक्ति को 1-2 छींकें अवश्य आनी चाहिए, अन्यथा यह फेफड़ों के रोग का सूचक है। नाक से गाढ़ा स्राव पिच्छिल होता है तथा इसका उपचार अपेक्षित है। इसी प्रकार आंख से नेत्रों की सफाई के दौरान जल तथा म्यूकस के रूप में द्रव्य निकलते हैं। पिच्छिल स्राव चिपचिपा गाढ़ा होता है जबकि विशद स्राव पारदर्शी एवं साफ प्रतीत होता है। आंख से कीचड़ 2 कारणों से आता है, एक स्थानीय तथा दूसरा दूरस्थ कारणों से। आंख में संक्रमण होना और आंख से निरंतर